खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है। इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के भी आदेश दे दिए। अब सवाल यह कि इमरान के लिए फौज का अगला प्लान क्या है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की रिहाई का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है इमरान खान ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें डंडों से पीटा गया, आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में इमरान की पेशी हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। गिरफ्तारी के विरोध में इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आर्मी तैनात कर दी गई। हिंसा भड़काने के आरोप में पीटीआई लीडर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट भी कर लिया गया था। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा मुल्क हिंसा की आग में जल रहा है। ऐसी अराजकता पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन फौजी ठिकानों पर हमले पहली बार देखने को मिले हैं। इस्लामाबाद में बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की बढ़ती तादाद के बीच इमरान के समर्थकों ने रावलपिंडी आर्मी मुख्यालय, लाहौर में एक फौजी कमांडर के सरकारी घर और कई अन्य जगहों पर हमला किया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कायदा ट्रेस केस में गिरफ्तार किया गया था। तोशा खान केस सहित उन पर भ्रष्टाचार के और भी मामले हैं। यूं तो इमरान को पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से ज्यादा पाकिस्तानी फौज से जोड़कर देखा जा रहा है। 9 मई को इमरान खान ने कहा था कि फौज से ना डरने वाला हूं, ना देश छोड़कर जाने वाला हूं। ये संदेश जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इस चुनौती के 4 घंटे के भीतर ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उन्हें कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से पीटीआई समर्थक सड़कों पर आए। और इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। इमरान खान की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब फौज क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान को फिलहाल तो राहत मिल गई है, लेकिन सवाल है कि इमरान के लिए अब आर्मी का अगला प्लान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी रहेगी। इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। देखिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। राज्य में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शिंदे की जीत की वजह है उद्धव ठाकरे। अगर ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो शायद हालात अलग होते। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है, पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकती। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार इसे बेहद महत्वपूर्ण फैसला बता रहे हैं। हाँ, एक बहुत अहम फैसला है। सरकार चलती रहेगी। स्पीकर के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है और ये कहा है कि गवर्नर के जो फैसले थे वो उचित नहीं थे, क्योंकि गवर्नर के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते और फ्लोर टेस्ट की बात करते।
पर साथ ही जो सबसे अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस उनकी सरकार पर नहीं है या हम उनकी सरकार को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है। अगर सरकार और स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा टालने की कोशिश करें तो राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में विधायकों ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें ये नहीं कहा कि वो सरकार हटाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेकिन किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए। निर्देश था, संवैधानिक नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं थे जिसकी बिना पर उद्धव सरकार को अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बीते साल एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 16 विधायकों की सदस्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले पर यह फैसला आया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे में नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिंदे गुट को राहत मिली है। इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि ठाकरे अब नैतिकता का हवाला दे रहे हैं और शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, बैठकों का और मंथनों का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में महापौर और सभापतियों के साथ बैठक की। इन्हें चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात भी कही जा रही है। बीजेपी हालांकि बैठकों पर सवाल कर रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बैठकों मंथनों का दौर जारी है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी के बड़े नेता चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसी ही एक बैठक रायपुर में हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने महापौरों और सभापतियों के साथ मंथन किया। इस बैठक में कई मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसका फीडबैक लिया गया है। इस पर भी मंथन हुआ कि जब चुनाव में जाएंगे तो पार्टी के साथ मिलकर वे कैसे एक दूसरे का हाथ मजबूत करेंगे। आज हमने जो हमारे माननीय महापौर हैं, सभापति हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी बातें बताई, जमीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी सभी बातों को सुना, क्योंकि ये बारीकी से इस बात को देख रहे हैं। कुछ समस्याओं का हल वहीं पर हुआ, लेकिन मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं और भी सुझाव वो लोग हमें देंगे।
विधायकों और मंत्रियों से 1-to-1 के बाद अब महापौरों के साथ बैठक हुई। कांग्रेस युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बतौर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ हाथ नहीं लगेगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तो बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खजाने में जो संगठित लूटपाट की जा रही है वो लक्ष्य से कम हुआ है और इसके लिए बैठकें की जा रही हैं। बैठक में मुझे लगता है कि जो खजाने में संगठित लूटपाट हो रही है, मुझे लगता है कि वो लक्ष्य से कम हुआ है। प्रत्येक मंत्रियों को लक्ष्य दिया गया होगा और कवासी लखमा जी को बधाई मिली होगी कि आपने कांग्रेस के लिए योगदान बहुत किया है और प्रत्येक मंत्री, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं, इसका अनुसरण करें और लखमा जी के रास्ते में चलें और संगठित लूटपाट को बढ़ावा दें। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने शहरी क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी महापौरों और सभापतियों को दी है। हालांकि बीजेपी इन बैठकों पर सवाल उठा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तनख्वाह, वेतन, सैलरी 30,000 और 7 करोड़ की संपत्ति। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एक संविदा कर्मचारी, जी हां, संविदा कर्मचारी हेमा मीणा की काली कमाई का ये चिट्ठा बता रहे हैं आपको। लोकायुक्त ने सब इंजीनियर हेमा मीणा नाम के ठिकानों पर जब छापा मारा तो उनकी शानो शौकत देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए। ये शान और शौकत देखिए, महंगी गाड़ियां, बंगला, फार्म हाउस, लाखों के कृषि उपकरण, बड़े बड़े रईस भी अफोर्ड न कर पाए ऐसी लग्जरी। करोड़ों की ये सारी संपत्ति महज 30,000 की सैलरी कमाने वाली एक सरकारी कर्मचारी की है। नाम है हेमा मीणा। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रभारी सब इंजीनियर हेमा मीणा ने काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। लोकायुक्त की छापेमारी में इस काली कमाई का खुलासा हुआ। जब इसके ठिकानों पर छापेमारी की गई तो इतनी संपत्ति मिली कि सभी दंग रह गए। बिलखिरिया में बंगला, फार्म हाउस, डेयरी, फार्म हाउस से लाखों की सरकारी उपकरण भी जब्त किए गए। फार्म हाउस पर 100 से ज्यादा डॉग्स, पिटबुल, डॉबरमैन जैसी महंगी ब्रीड्स के डॉग्स, 60 से 70 अलग अलग ब्रीड्स की गाय। फार्म हाउस के हाउसिंग बोर्ड के सामने फार्म हाउस का निर्माण। फार्म हाउस में बनाया विशेष कमरा। कमरे में महंगी शराब, सिगरेट जैसी चीजें मौजूद। महंगी गाड़ियों का भी शौक। 2 ट्रक, 1 टैंकर, थार सहित 10 गाड़ियां जब्त। करोड़ों की ज्वेलरी और कैश। लोकायुक्त ने भोपाल के बिलखिरिया सहित सब इंजीनियर के आवास और रायसेन के फार्म हाउस सहित 3 ठिकानों पर सर्चिंग की। बताया जा रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी आय से 230% से ज्यादा मिली है। आरोपी हेमा मीणा ने अपने 20,000 वर्ग फीट जमीन पर 1 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला बनवाया है। भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में भी जमीन खरीदे जाने की दस्तावेज मिले हैं। हार्वेस्टर, धान बुआई मशीन, ट्रैक्टर और खेती में काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे गए। इसके डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने जांच शुरू की और काली कमाई का खुलासा किया। हेमा मीणा मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि हेमा मीणा का परिवार सब्जी बेचने का काम करता था और अब काली कमाई के दम पर ये करोड़ों के मालकिन है। लोकायुक्त की छापेमारी में इसके पास करीब 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा पर काम करने वाली हेमा मीणा करोड़ों की मालकिन निकली। लोकायुक्त पुलिस ने जब इनके घर पर, इनके ठिकाने पर छापा मारा तो 5 से 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति इनके पास से अभी तक मिली है। सुबह 6 बजे से ये लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी भी और कई बेनामी संपत्ति हेमा मीणा के नाम पर निकलना बाकी है। अगर बात करें तो आज से 7 से 8 साल पहले हेमा मीणा का परिवार सब्जी बेचने का काम करता था। रायसेन, विदिशा और भोपाल में बड़े पैमाने पर इनके नाम पर जमीन और कृषि यंत्र मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस और भी जांच कर रही है कि आखिरकार काली कमाई के पीछे और कितने गुनाहगार छिपे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल।
और अब बात सुपर बेबी की। यूके में पैदा हुआ है एक ऐसा बच्चा जिसे लोग सुपर बेबी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा। अब तक आपने फिल्मों में सुपरमैन के कारनामे देखे होंगे, लेकिन अब रियल लाइफ में भी एक सुपरमैन या यूं कहें सुपर बेबी आ चुका है। यूके के वैज्ञानिकों ने किया है ये कमाल। उन्होंने 3 इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा बच्चा पैदा किया है जिसे सुपर बेबी कहना गलत नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी। डीएनए की खासियत को बरकरार रखने के लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल कर इस बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के जरिए पैदा किया गया है। इस बच्चे में माता पिता का डीएनए तो है ही, एक अन्य महिला का डीएनए भी लिया गया है। इस बच्चे को पैदा करने के लिए स्वस्थ महिला के अंडे से टिश्यू लेकर आईवीएफ भ्रूण तैयार किया गया है। इसके चलते भ्रूण जिस गर्भ में पला उस महिला की जेनेटिक बीमारियों से वो सुरक्षित हो जाता है और इसी वजह से ये बच्चा सुपर बेबी कहा जा रहा है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स अरुण गुप्ता कहते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है, ये बच्चा किसी सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुआ। देखिए, सुपर बेबी जैसा नाम से लगता है कि कोई बच्चा बहुत सुपर पावर से पैदा होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बच्चा बनता है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल माँ से भी आता है और फादर से भी आता है। इन केसेस में जहां इनकी बात हो रही है कि माँ के जेनेटिक मेकअप में थोड़ा सा डिफेक्ट है, 98% ठीक है, 2% डिफेक्ट है, जिससे वो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि किसी दूसरे हेल्दी लेडीज से उसके एग से वो पोर्शन लेकर के इस मदर में डाला गया है ताकि जो डिफेक्टिव पोर्शन को रिप्लेस कर दिया जाए। तो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली तो ओरिजिनल मदर का ही है 98%, 1 से 2% बाहर से डोनर से डाला गया है ताकि ये कंप्लीट नॉर्मल हो जाए और वो बीमारी बच्चे में ना जाए। अब ये जो ओवम बन गया मदर में, जो दोनों का मिला करके 98% तो ओरिजिनल मदर का है, 2% जो बाहर से लिया गया ताकि 2% डिफेक्टिव पोर्शन को हम बदल दें। इसको फर्टिलाइज करके फिर एक आईवीएफ के थ्रू एक बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे किया जाता है। तो इसमें यह फायदा है कि आप जो जेनेटिक बीमारी माँ से बच्चे में होनी थी वो नहीं जाएगी और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सुपर बेबी की बात हो रही है, ये इस तरह का बच्चा है। इंसान अंतरिक्ष की सैर कर रहा है। विज्ञान के इस युग में चमत्कार साकार हो रहे हैं। इस बच्चे के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इसे सुपर बेबी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जीवन में, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल परिस्थितियां होती हैं और उसके आगे लोग हार मानकर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिश जारी रखी जाए तो फिर क्या होता है? मुश्किल से मुश्किल हालात से भी वो बौने हो जाते हैं और उसे हर व्यक्ति पार पा सकता है। और मुश्किल परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने और कोशिश जारी रखने का ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो इंसानों के लिए मिसाल है और डॉगी उसका डेडिकेशन हमें ये सीख दे रहा है। देखिए जरा। जिंदगी में जो जज्बा और जो हिम्मत चाहिए होती है, कई बार वो कम पड़ जाती है। विपरीत परिस्थितियों के कारण हम उम्मीद छोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन ये वीडियो ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों में हौसला बनाए रखने और कोशिश जारी रखने की मिसाल है। इस डॉगी ने दीवार पर चढ़ने के लिए जो जज्बा और जो हिम्मत दिखाई है, वो हम इंसानों के लिए एक बड़ा सबक है। इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कैसे एक डॉगी पहले अपने सामने खड़ी दीवार को देखता है, फिर वो एकदम से भागकर उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। दीवार की ऊंचाई करीब 8 फुट लग रही है। देखने वाला हर आदमी यही सोचेगा कि भाई ये काम तो बिल्ली कर सकती है, डॉगी के बस का नहीं।
लेकिन डॉगी अपनी मेहनत जारी रखता है। वो कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानता, बल्कि कोशिश करता रहता है। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ भी यही हुआ। 6 बार नाकाम कोशिश करने के बाद आखिरकार 7वीं बार में उसे मेहनत और लगन का फल मिल ही जाता है। अंत में वह इस सपाट दीवार पर चढ़ ही जाता है। डॉगी के डेडिकेशन से पता चलता है कि उसने कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और सिर्फ 39 सेकंड में बता दिया कि जीतता वही है जो नाकाम कोशिशों के बाद भी अपनी मेहनत जारी रखता है। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हार जीत का पता कैसे चलेगा? जब हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं, तो हम बस एक ख्याली दुनिया में हाथ पैर मारते रह जाते हैं और परिस्थितियां और मुश्किल होती चली जाती हैं। लेकिन जब हम हिम्मत नहीं हारते और कोशिश करना जारी रखते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। इंसान के सबसे पुराने दोस्त ने ऐसी ही सीख दे दी है, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ ही बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।